हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिवाइव एग्रीकल्चर पॉलिसी। जो हमारी कृषि संबंधित नीतियां हैं उनको अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा चुनौती आ जाएंगी। इसलिए ये जो है टॉपिक बहुत चर्चा में आ गया है, क्योंकि लगातार कृषि जो है घाटे का सौदा होता जा रहा है। तो चलिए हम आपको इस टॉपिक में बताते हैं कि कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं और उससे किस प्रकार दूर करना चाहिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि में समस्याएं। तो भारतीय कृषि में जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? नंबर एक, खंडित भूमि जोत। जो अपने यहाँ भारत देश में है वो बहुत ही छोटी छोटी जोतें हैं, जो कि उन पर कृषि क्रियाएं करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है। नंबर दो, खेती की अधिक लागत। जब जोतें छोटी हैं तो उनमें लागत भी अधिक लग जाती है। तीसरा है कम संस्थागत ऋण। जो बैंकों द्वारा या किसी सरकारी संस्था द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है उसमें जो किसान हैं कम भागीदारी ले पाते हैं, इसलिए उन्हें संस्थागत ऋण कम मिल पाता है। चौथा है बढ़ रहा किसानों का कर्ज। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार किसान जो है कृषि ऋण के कर्ज में दबते जा रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता भी घट रही है। पांचवा है पर्याप्त बाजार संपर्क। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के जो बाजार संपर्क हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए उनको जो है अच्छे मूल्य नहीं मिल पाते हैं अपने उत्पादों के। छठा है जलवायु परिवर्तन। ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जो किसानों पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। तो इसी प्रकार है सातवां, विभिन्न एजेंटों आदि द्वारा किसानों का शोषण। तो ये सभी मुख्य समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारी कृषि बहुत ही पीछे जा रही है, भारतीय कृषि। तो इसलिए हमें इन सभी पॉइंटों को सुधारने के लिए नई पॉलिसी लानी होगी। इन सभी कारणों से पिछले 2 दशक के दौरान कृषकों की 3 लाख से अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। जैसा कि देख रहे हैं, जो एक महामारी से जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी प्रकार की अब कृषि में स्थिति है कि 3 लाख से अधिक आत्महत्याएं किसानों ने किया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए। सरकार को इस पर ज़रूर न ज़रूर कोई नई पॉलिसी बनानी चाहिए। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की आधी आबादी की आजीविका लोगों को प्रदान करती है। जो ये कृषि है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और आधी से अधिक आबादी को ये आजीविका का साधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। जीडीपी में कृषि का योगदान 1947 से घट रहा है, लेकिन अभी भी एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। आज़ादी के पहले जो है जीडीपी एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके बाद लगातार घट रही है। तो इसलिए घटते हुए भी ये प्रमुख क्षेत्र उद्योगों में बना हुआ है। वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 3.6 और 2021-22 में 3.9 तक बढ़ गया था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है ये 2020-21 और 21-22 में जीवीए वो होता है जो किसी क्षेत्र विशेष इकोनॉमिक क्षेत्र जैसे कृषि में उत्पादित माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य, जो अंतिम उत्पाद होते हैं उनका कुल मूल्य जीवीए कहलाता है। 2021-22 के अनुसार कहा गया है भारत में लगभग 10% अनाज, दालें और तिलहन और 16% फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जो
अपर्याप्त कोल्ड चेन संरचना के कारण अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो देख रहे हैं हमारी इतनी जो है 10% अनाज, 16% फल सब्जियां, ये जो है बीच में ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कोल्ड चेन जो है इतनी अच्छी नहीं है या स्टोरेज व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की। परिणामतः फसल के बाद के नुकसान का अनुमान लगभग 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। तो आप देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में प्रतिवर्ष जो है फल सब्जी अनाज के नुकसान हो जाने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि चीन में बड़े पैमाने पर बुनियादी सुधार हुए और हमारा पड़ोसी देश जो चीन है उसने अपने बुनियादी ढांचे को सुधारा तथा ग्रामीण टाउनशिप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया। चीन ने जो है सबसे पहला कदम उसने टाउनशिप ग्रामीणों क्षेत्र में ही उसने फैक्ट्रियां लगाई और जहां पे जो कच्चा माल मिलता था वहीं पे उन्हें वही फैक्ट्रियां लगाई जो जहाँ पे कच्चा माल मिलता था। तो उसने बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया। जो हमारे यहाँ सरकार को चाहिए, जो कच्चा माल मिल रहा है, जैसे चिप्स बनानी है तो जिस क्षेत्र में आलू होता है उसी क्षेत्र में चिप्स की फैक्ट्री लगनी चाहिए, जिससे उन किसानों को भी लाभ हो, रोजगार भी मिले और अपने माल को बहुत दूर ले जाना ना पड़े। तो ये सरकार इस प्रकार की परमिशन दे कि वो फैक्ट्रियां वहीं पर लगेंगी जहाँ पे कच्चा माल उनका होगा। तो इसलिए वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनको माल लाने ले जाने में भी सुविधा होगी। तो ग्रामीण टाउनशिप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जो ग्रामीण आय वृद्धि की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार जो है ग्रामीणों की जो आय है बहुत ज़्यादा बढ़ गई चाइना में। तो इसलिए चाइना हम लोगों से काफ़ी बेहतर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो गया। तो इसलिए सरकार को अपने यहाँ भी उसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने चाहिए। वित्त वर्ष 21-22 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 16.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जो हमारे वित्त वर्ष 21-22 है उसमें किसानों को ऋण देने के लिए 16.50 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन यह लाभ बड़े किसान, व्यापारी, डीलर इस राशि का एक बड़ा हिस्सा मिला है। तो इसमें जो है 16.50 करोड़ में जो छोटे मझोले किसान हैं उनको बहुत कम ही लाभ मिल पाता है। इसमें बड़े बड़े व्यापारी, डीलर जो है इसका लाभ उठा लेते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है संस्थागत ऋण भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। इसी क्रम में कृषकों को ऋण देने के लिए सरकार ने 1998 में छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पेश किया था, जिसमें किसानों को कम जागरूकता और साक्षरता के कारण उनका उपयोग नहीं बढ़ा है। तो हमारे यहाँ जो किसान हैं कम पढ़े लिखे हैं, उनमें साक्षरता का अभाव है, इसलिए उन जागरूकता का भी अभाव है। इसीलिए जो किसानों की क्रेडिट जो सही जगह से लेना चाहिए ये नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए वो साहूकार आज भी ग्रामीण क्षेत्र में फल फूल रहे हैं। तो इसी वजह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है साहूकार अभी भी फल फूल रहे हैं। फसल चक्र प्रदान करने के लिए आरबीआई के सहयोग से जो फसल ऋण है उसे प्रदान करने के लिए आरबीआई के सहयोग से नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है द्वारा 1998 में पेश किया गया था ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केसीसी योजना वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारतीय किसानों को प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हासिल करने के लिए गुणवत्ता इनपुट बीज खाद की आवश्यकता होती है। तो अगर जो है हम 4% जीवीए, अभी तो 3.6 के आसपास है, 4% जीवीए हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए गुणवत्ता
युक्त इनपुट हमें किसानों को देने होंगे। बीज, खाद, यंत्र, ये सभी जो इनपुट हैं इनको बहुत भारी मात्रा में किसानों तक पहुंचाना होगा, जिससे कि उनका जो जीवीए है वो 4% कृषि क्षेत्र का बढ़ जाए, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था और तेज़ी से ग्रो हो। लेकिन अधिकांश किसान ऐसे इनपुट तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि 86% से अधिक छोटे या सीमांत किसान हैं। तो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं या नए नए खाद बीज आते हैं उन तक किसान पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। ऐसे 86% जो है छोटे किसान उन टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक रिसर्च आया है गुलाटी एट अल के शोध के 2018 ने दिखाया है कि अनुसंधान पर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो रिटर्न 11.2 रुपये का लाभ होता है। गुलाटी एक शोध है जो 2018 में जिसने दिखाया था कि अगर कृषि क्षेत्र में 1 रुपये रिसर्च पर खर्च किया जाता है तो उसका रिटर्न 11.2 रुपये का लाभ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सभी में इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी हो, चाहे शिक्षा हो, उनमें सब में अगर 1 रुपये करते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 तक बहुत ज़्यादा। लेकिन कृषि क्षेत्र में अगर 1 रुपये खर्च करते हैं तो 11.2% का रिटर्न प्राप्त होता है। इसलिए जो है एग्रीकल्चर बहुत ही फ़ायदे का सौदा माना गया है, क्योंकि जो हम सब्सिडियाँ देते हैं उनका लाभ किसान को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन जो हम नए नए रिसर्च कर अगर उन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो वो जो है अपने उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। सटीक खेती किसानों को शिक्षा जो है, अब हमें जो है किसानों को सटीक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसानों को शिक्षित करना चाहिए। ड्रोन सहित नई प्रौद्योगिकियाँ, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसानों को करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारी लागत है वो कम हो जाए। कम लागत का प्रयोग, जो हमारे जैविक उत्पाद हैं, जीरो बजट खेती है, उसको अपनाना चाहिए, जिससे उनकी लागत कम हो जाए। फसल पैटर्न में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो लगातार धान, गेहूँ या गन्ना या कोई एक फसल लेते रहते हैं, इसलिए अगर वो फसल चली गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। इसलिए मिक्स क्रॉपिंग और फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए, जिससे कि उत्पादन ना घटे और भूमि की उर्वरता भी बनी रहे। बाजार से जुड़ाव सरकार को बेहतर करना चाहिए किसानों को, जिससे कि वो अपने उत्पादित माल को अच्छे से बेच सकें। इसी क्रम में सरकार ने 2016 में इनाम योजना शुरू की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषकों को एक बाज़ार उपलब्ध कराती है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, कितने मिलियन लोग पानी की गंभीर कमी में हैं? तो कल के वीडियो में वाटर स्ट्रेस के बारे में बताया गया था, तो उसमें बताया गया था कि कितने लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है कि कितने मिलियन लोग पानी की गंभीर कमी में हैं। और अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।